हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉर्ड। जीके एजुकॉर्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये मेरी भारतीय अर्थव्यवस्था की इस सीरीज़ का 11th वीडियो है, जिसको मैं लूसेंट जीके बुक से कवर कर रहा हूँ। इससे पहले मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की इस सीरीज़ पे 10 वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप मेरी जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और लूसेंट जीके बुक जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आप इसमें से अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो है हर टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है। ये मेरी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज की 11th वीडियो है, जिसमें मैं कवर करूंगा नई आर्थिक नीति, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि 1991 में लागू हुई थी। उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि लूसेंट जी के बुक में, इसमें लूसेंट जी के बुक में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में, और उसके क्या मुख्य उद्देश्य थे, उसको किस लिए लागू किया गया था, क्या अनिवार्य था, साथ के साथ उसके इतिहास के साथ मैं इसको कवर करूँगा। पहले मैं थोड़ा आपको ये बता देता हूँ कि आर्थिक नीति होती क्या है। देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई जाती है उसे आर्थिक नीति कहते हैं। देश के विकास को बढ़ाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, देश के विकास के लिए जो भी नीतियाँ बनाई जाती है, जो भी पॉलिसियाँ सरकार के द्वारा बनाई जाती है, उसे आर्थिक नीति कहा जाता है, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी उनको बोला जाता है। हमारे देश में जो आर्थिक नीति जो लागू की गई थी वो 1991 ईस्वी में की गई थी। और ये क्यों की गई थी, इसके पीछे क्या कारण थे? उसके पीछे कारण ये थे कि 1990 में अमेरिका का इराक पर हमला आर्थिक संकट का कारण था। मतलब यह है कि 1980 के दशक में पहले आर्थिक मंदी छाई हुई थी, और इसी दौरान इराक के एक शासक थे सद्दाम हुसैन। उसने क्या था कि कुवैत पर कब्जा कर लिया था। किसी कारणवश उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा कि इराक के जो शासक थे सद्दाम हुसैन, उसने कुवैत पर अटैक किया और उस पर कब्जा कर लिया। इसके बदले में अमेरिका ने इराक पर अटैक किया। और इन सब के कारण जो है, जब भी किसी देशों के बीच में आपसी युद्ध होता है तो इसका सीधा प्रभाव किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हर देश की आज के टाइम पर खुली अर्थव्यवस्था है। मतलब हर देश एक दूसरे देश से आयात निर्यात करते रहते हैं, और भारत भी इराक से आयात करता था। किस चीज़ का? तेल और पेट्रोल का। इसी आर्थिक संकट के कारण भारत के पास केवल कुछ ही दिनों का राशन बचा हुआ था। भारत को आर्थिक संकट से बचने के लिए लगभग 50,000 केजी सोना IMF और यूरोपियन यूनियन के पास गिरवी रखना पड़ा। क्यों रखना पड़ा? क्योंकि भारत के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे उस टाइम पे। 1980 के दशक में वैश्विक आर्थिक मंदी आई, जिसके कारण भारत का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ। 1980 के दशक में वैश्विक मंदी आई थी। विश्व के देशों में उस आर्थिक मंदी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। उससे भारत का निर्यात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। 1990 में सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ, यानी सोवियत संघ USSR, जिसको पहले जाना जाता था, वो कई देशों में 1990 में बट गया था। लगभग 15 देश उससे अलग हुए थे। इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था उनकी खुद की रूस की अर्थव्यवस्था भी डाउन हो चुकी थी। और उस टाइम पे भारत जो है ज़्यादातर सोवियत संघ रूस पर निर्भर रहता था। इसके कारण भी भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने 3 कारण बताए हैं। एक तो वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण, दूसरा सोवियत संघ का जो है विघटन हुआ उसके कारण, और तीसरा जो है अमेरिका का इराक पर हमला करना। ये 3 कारण थे जिसके कारण भारत को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। तो 1991 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव व केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा नई आर्थिक नीति का निर्माण किया गया। सुधारों के इस मॉडल को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल, यानी कि LPG के रूप में जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। LPG क्या होता है? इस मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य था, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उस टाइम पे कौन सी थी? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, जापान, इनके साथ भारत की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से विकसित करना, तेज़ी से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना तथा दूसरी अर्थव्यवस्था के निकट पहुंचना या उनसे आगे निकलना, इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं उदारीकरण क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है। इससे पहले निजी क्षेत्र को एक नया उद्योग शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, और इस नीति में निजी क्षेत्र को लाइसेंस और अन्य प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि 1990 से पहले जो है हर क्षेत्र में सरकार की हुकूमत चलती थी, सरकार के ही क्षेत्र होते थे। और कोई भी निजी कंपनी अगर कुछ
नई उद्योग चलाना चाहती है तो उसको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था और बहुत सारे प्रतिबंधों से गुजरना पड़ता था, तब वो जाके अपना बिजनेस करते थे। तो 1991 के बाद जो है इस चीज़ में छूट दे दी गई और इसको ही हम उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा आ जाता है निजीकरण यानी पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण का अर्थ निजी क्षेत्रों के द्वारा उन क्षेत्रों में उद्योग लगाने की अनुमति देना है जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आधारित थे यानी जो सरकार के अंडर में जो क्षेत्र आते थे उनमें भी प्राइवेट कंपनियों को आने की अनुमति दी सरकार ने, तो इसको ही निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फॉर ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ वैश्विक या विश्व भर में फैलने से है, अन्यथा व्यापार को पूरी दुनिया में ले जाना है, यानी अपने देश का जो व्यापार है उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य था। तो ये थे हमारे एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको एलपीजी बोल देते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जिसको लिबरलाइजेशन को उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन को निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण बोला जाता है। तो हमारा शुरू हो जाता है नई आर्थिक नीति क्या होती है। कि नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है, जिसका उद्देश्य है उत्पादकता में सुधार, नई तकनीक को आत्मसात करना तथा समग्र रूप से समता के पूर्णतः प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना है। तो नई टेक्निक विकसित करना, प्रोडक्शन बढ़ाना, देश के अंदर देश के विकास को आगे लेके जाना नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1985 ईस्वी में बनाई व शुरू की गई। नई आर्थिक नीति की जो रूपरेखा है, इसका जो ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था, इसके बारे में जो प्लानिंग शुरू की गई थी वो सबसे पहले 1950 से शुरू की गई थी और इसके समय में राजीव गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के काल में सन 1991 में आई। यानी नई आर्थिक सुधार की जो दूसरी लहर है, लहर का मतलब ये इसके बारे में दूसरी बार जो प्लान किया गया, इसके बारे में सोचा गया वो 1991 में जब पीवी नरसिंह राव की जो सरकार आई थी उसके काल में इसकी दोबारा शुरुआत की गई, इसकी नई आर्थिक नीति की। उसके बाद नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी को शुरू करने का प्रमुख कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। यानी 1991 में खाड़ी युद्ध शुरू हुआ था, जो मैंने बताया था कि इराक का कुवैत के ऊपर कब्जा करना और फिर उसके बदले में अमेरिका का इराक पर अटैक करना, खाड़ी युद्ध नई आर्थिक सुधार नीति का प्रमुख कारण था। और उस टाइम भारत के पास भुगतान संतुलन की समस्या थी, यानी भारत के पास बहुत ही कम राशन बचा था, भारत के पास बहुत ही कम पैसा बचा था आयात करने के लिए। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम हैं, 3 जो मेन बेस है इसके नई आर्थिक नीति के, वे निजीकरण, उदारीकरण व विश्वव्यापीकरण यानी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद नई आर्थिक सुधार नीति के मुख्य क्षेत्र थे, यानी नई आर्थिक सुधार नीति जो लागू की गई थी वो किस किस क्षेत्र में की गई थी, के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से थे। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। नई आर्थिक सुधार नीति जो शुरू की गई थी वो इन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए की गई थी, ताकि राजकोषीय नीति, राजकोषीय देश का जो खजाना वो बढ़ सके। मौद्रिक नीति में भारत की मुद्रा के बारे में सोचा गया था। मूल्य निर्धारण नीति में हर वस्तु का, हर चीज़ का मूल्य निर्धारण करने के संबंध में विचार किया गया था। विदेश नीति के विदेश से व्यापार, आयात और निर्यात करने से संबंधित ये नीति थी। औद्योगिक नीति थी, उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। विदेशी विनियोग नीति यानी विदेश में इन्वेस्टमेंट करना, इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र में नीति यानी पब्लिक सेक्टर में काम करना भी इस नीति का, नई आर्थिक सुधार नीति का मुख्य उद्देश्य था। तो ये हमारे प्रमुख क्षेत्र थे जिसमें नई आर्थिक सुधार नीति के अंतर्गत कार्य किए गए थे उस टाइम पे। राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्य रूप से 4 कदम उठाए गए। यानी राजकोषीय नीति जो हम ऊपर पढ़ के आए थे क्षेत्र, उनमें से एक क्षेत्र था राजकोषीय नीति। उसके अनुसार 1991 में उसके लिए 4 मेन कदम जो उठाए गए थे वो क्या थे। सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना, जो दूसरा जाता कर एवं भिन्न राजस्व को बढ़ाना, केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना,
और अनुदान राशि में कटौती करना, अनुदान राशि जो सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है उसमें कटौती करना, उसको कम करना भी राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य था। तो ये हमारे 4 मुख्य कदम थे जो राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा उठाए गए थे। इसके साथ ही यहाँ पे राइट साइड में टेबल दी गई है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में बता देता हूँ क्या है ये। लेफ्ट साइड के कॉलम में औद्योगिक क्षेत्र और राइट साइड के कॉलम में विदेशी निवेश की सीमा FDI, आपने सुना होगा, वो दिया गया है। कि FDI क्या होता है कि दूसरे देश की जो कंपनियां हैं, दूसरे देश की जो बिजनेसमैन है हमारे देश में आके व्यापार करेंगे, यहाँ पे आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, किस क्षेत्र में कितना पैसा वे इन्वेस्ट करेंगे, कितना सरकार के द्वारा उनको छूट दी गई है 2017 तक। तो ये उसके बारे में बताया गया है कि जैसे मैं पहले बता देता हूँ कि सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र जो सरकारी जो बैंक है उसमें 49% तक की FDI की जा सकती है विदेशियों के द्वारा, और निजी बैंकिंग क्षेत्र यानी प्राइवेट बैंकों में 74% यानी 74% का FDI किया जा सकता है। ये 2017 के आंकड़े हैं। उसके बाद आ जाता है गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र कंपनी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ये क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां इनको बोल देते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, रिलायंस कंपनी जो है, जो एक बैंक न होके पैसा प्रोवाइड करती है फाइनेंस करने के लिए, जो हम किस्तों में यानी EMI पे हम कुछ भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर या फिर बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह, तो उनके लिए हम फाइनेंस कंपनी के पास जाते हैं, तो उनको ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बोला जाता है। इसमें 100% तक FDI की जा सकती है विदेशियों के द्वारा। बंदरगाह निर्माण, विद्युत एवं ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा को छोड़कर, यानी विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्र में 100% तक FDI की जा सकती है। किसको छोड़ के? परमाणु ऊर्जा को छोड़ के। एटॉमिक एनर्जी में सरकार ने अभी तक कोई भी छूट नहीं दी है। उसके बाद पर्यटन क्षेत्र है, दूरसंचार क्षेत्र यानी ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर, लघु उद्योग क्षेत्र जो स्मॉल उद्योग जो होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री जो होती है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में 49% की है, दवा उद्योग में, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में, कोयला खनन में, कोरियर सर्विस आपने सुना होगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, सिंगल ब्रांड रिटेलर, पावर एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, चाय बागान, एसेट रिकंस्ट्रक्शंस, रक्षा उत्पादन, हमारे रक्षा क्षेत्र में, हमारे डिफेंस में, कृषि में, पर्यटन में, टेलीकॉम सेक्टर में, रेलवे अवसंरचना यानी रेलवे सेक्टर में भी बताया गया है यहाँ पे, मल्टी ब्रांड रिटेलर में भी बताया गया, पेंशन के साथ, प्रिंट मीडिया, शिक्षा क्षेत्र में, FM रेडियो में, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ में, इन सब में कितना विदेशी व्यक्ति यहाँ पे आके कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। यानी 1000 करोड़ का अगर खर्च होता है तो 50% का मतलब है कि 500 करोड़ रुपया विदेशी निवेश यानी FDI उसमें विदेशियों के द्वारा की जा सकती है। बाकी 50% जो होगा वो भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। यही FDI का मेन फंड होता है। तो ये कुछ आंकड़े दिए गए थे, तो आप इसमें मेन जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हुए आप पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वह चीज़ याद रखने की है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को आपको याद रखना पड़ेगा कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी व्यक्ति हमारे देश में किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, यहाँ पे निवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार ने अभी तक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को इन सबसे दूर रखा है। उसके बाद आती है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति सन 1991 ईस्वी के तहत स्फीतकारी दबाव के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए। 1991 में मौद्रिक नीति किसके लिए बनाई गई थी? हमारे पैसे, हमारे देश की जो करेंसी, हमारे देश की जो मुद्रा मूल्य है, करेंसी वैल्यू है, उसको लेकर मौद्रिक नीति तैयार की गई थी। औद्योगिक सुधार नीति 1991 ईस्वी के अधीन जिन उपायों को लागू किया गया वे ये है कि 18 उद्योगों की सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए। औद्योगिक सुधार नीति के तहत 18 उद्योगों को छोड़ के बाकी सभी उद्योगों में लाइसेंस दे दिया गया। यानी पहले सरकारी उन उद्योगों में काम करते थे, लेकिन सरकार ने उनको प्राइवेट कर दिया गया और केवल कितने उद्योगों को छोड़ के? 18 उद्योगों को छोड़ के। नेक्स्ट आ जाता है MRTP कंपनियों को विनियोग हेतु MRTP आयोग से मुक्त कर दिया गया। MRTP का फुल फॉर्म होता है मोनोपोलिसीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, यानी कि प्रतिबंधात्मक या अनुचित व्यापार पद्धतियों पर रोक, किसी प्रकार का अनुचित व्यापार ना हो, इस तरह के व्यापार को रोकने के लिए एक आयोग तैयार किया गया था जिसका नाम था MRTP आयोग। तो इसके अंडर में जो भी MRTP कंपनियां काम करती थी
उन सबको इससे मुक्त कर दिया गया। अब उनको इनकी इस आयोग की निगरानी से मुक्त कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया तथा उक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई। यानी सार्वजनिक क्षेत्र में से कुछ उद्योगों को फ्री कर दिया गया ताकि उन क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनियां आके काम कर सके। तो ये हमारी औद्योगिक सुधार नीति थी। नेक्स्ट हमारी आ जाती है विदेशी विनियोग नीति। उसके तहत जिन सुधारों को लक्ष्यबद्ध किया गया वे ये है कि बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा पूंजी के समावितों की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की स्वतः स्वीकृति दी गई। बहुत सारे उद्योगों में 51% तक की FDI सीमा बढ़ा दी गई कि विदेशी निवेश उसमें उन उद्योगों में 51% तक विदेशी निवेश किया जा सकता है। इसकी परमिशन सरकार के द्वारा दी गई। निर्यात में लगी विदेशी व्यापार कंपनी को 51% तक हिस्सा पूंजी लगाने की अनुमति होगी। यानी हमारे देश में रह के जो विदेशी व्यापार कंपनियां जो है हमारे देश में रह के निर्यात करती है वो 51% तक अपना यहाँ पे पूंजी लगा सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनीकी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। यानी टेक्नोलॉजी को लेकर जो उद्योग थे उनमें भी यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं व्यापार नीति, जो 1991 के तहत अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोन्नत करने के लिए यानी अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्योग को प्राप्त अत्यधिक व अविवेकपूर्ण संरक्षण धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में एकीकरण हो, यूनिटी हो, उसके तहत व्यापार नीति में भी बदलाव किए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत उद्यमों में कार्यकुशलता व बाजार अनुशासन लाने के लिए उपायों को लागू किया गया। वे है कि आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई। वर्तमान में केवल 2 उद्योग है। वर्तमान में 2 उद्योग बचे हुए हैं जिनको हम परमाणु ऊर्जा व रेल परिवहन के नाम से जानते हैं। इनको छोड़कर बाकी सभी उद्योगों में बाकी हर क्षेत्र में विदेशी निवेश किया जा सकता है। जीर्ण उद्योगों के पुनरुत्थान का कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया। यानी जो उद्योग कमज़ोर पड़ चुके थे, जिनमें बिल्कुल भी व्यापार नहीं हो पा रहा था, हर तरह से घाटा झेलना पड़ रहा था, उनके पुनर्निर्माण के लिए उनको फिर से जीवित करने के लिए बोर्ड स्थापित किए गए ताकि वे उनके ऊपर कार्य कर सके। सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन में उन्नति के लिए उद्यमों को बोर्ड ज्ञापन MOU के माध्यम से मजबूत किया गया। MOU क्या होता है? MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक समझौता होता है कि किसी उद्योग के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए MOU का सहारा लिया जाता है। यह एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जो 2 पार्टी के बीच में किया जाता है। श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरंभ की गई। यानी श्रमिक जो है, कर्मचारी जो उद्योगों में कार्य करते हैं, उनकी रिटायरमेंट एक पॉलिसी बनाई गई ताकि वे अपने इच्छा से रिटायरमेंट पे जा सकते हैं। नई आर्थिक सुधार नीति 1991 ईस्वी से आगे बढ़ते हुए अब तक काफ़ी खुली, उदार एवं वैश्वीकृत हो चुकी है। 1991 में नई आर्थिक सुधार नीति जो लागू की गई थी वह उस टाइम पे बहुत कम थी, जो अब काफ़ी खुल चुकी है। किसके लिए? विदेशी निवेश के लिए। और जो लाइसेंस वगैरह जो ख़त्म कर दिए गए, और व्यापार करने की जो प्रोसीजर है, व्यापार करने का जो प्रोसीजर्स है वे भी कम कर दिए गए, और टैक्स वगैरह में भी छूट दी गई थी। तो ये चीज़ें अब काफ़ी खुल चुकी है। वर्तमान में नई उद्योग नीति के तहत आरक्षित उद्योग की संख्या 2 है। यानी अब केवल सिर्फ 2 ही आरक्षित उद्योग रह चुके हैं, जिसमें सिर्फ सरकार का ही हक है, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। परमाणु ऊर्जा तो अभी भी है, लेकिन रेल परिवहन में भी हमारी भारतीय सरकार ने रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने का भी कार्य शुरू हो चुका है। मोदी सरकार ने भी इसकी घोषणा कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है संसाधन जुटाने तथा कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से सार्वजनिक उद्यमों के संबंध में विनिवेश की नई नीति वर्ष 1991-92 से अपनाई गई। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश करने की जो नीति कब से शुरू की गई है? 1991-92 में। 100% निर्यात मूलक इकाइयों में 100% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है। जो कंपनियां हमारे देश में रह के निर्यात करती है यानी एक्सपोर्ट करती है, उनको 100% FDI की परमिशन दी गई है कि उन कंपनियों में 100% FDI किया जा सकता है, विदेशी निवेश किया जा सकता है। विनिवेश या अपनिवेश का अर्थ उद्यमों में सरकारी भागीदारी को घटाना है, यानी सरकार के नियंत्रण को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 1996 ईस्वी में विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव तथा विनियमन
के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया। विनिवेश मुद्दे पर यानी इन्वेस्टमेंट पर उसकी समीक्षा करना, उस पे सुझाव देना, एडवाइज करना, और उसके लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था विनिवेश कमीशन। कब बनाया गया ये? 1996 ईस्वी में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जीवी रामकृष्ण। औद्योगिक आधुनिकीकरण तथा तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप प्रभावित होने वाली तथा बंद की जाने वाली रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के विस्थापित श्रमिकों की सहायता तथा पुनर्स्थापना के लिए सन 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय नवीनीकरण नीति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय नवीनीकरण नीति यह एक संस्था तैयार की गई जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारे जो उद्योग आधुनिकीकरण हो रहे हैं यानी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, नई टेक्निक विकसित हो रही है, नई तकनीकी विकसित हो रही है, यानी नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। तो इसके कारण क्या है कि कुछ उद्योग प्रभावित होते हैं, उसमें जो काम करते श्रमिक वे प्रभावित होते हैं। नई टेक्नोलॉजी से वे ज़्यादा अवगत नहीं होते, यानी उनको नई तकनीकी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। उनकी हेल्प के लिए ये राष्ट्रीय नवीनीकरण नीति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा जाता है नवरत्न वैसी कंपनियां हैं जो विश्व स्तरीय कंपनियों के रूप में उभर रही है तथा जिसे सरकार ने प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की गई, यानी उनको पूरी आज़ादी दी गई है। किनको? नवरत्न कंपनियों को। अब ये नवरत्न कंपनियां क्या होती है? हमारे देश में कुछ कंपनियों को एक संज्ञा दी गई है, उनको कुछ नाम दिया गया है जिसको हम महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होती है कि कुछ ऐसी कंपनियां हमारे देश के अंदर जो कंपनियां हैं, अगर उनका टर्नओवर, उनका जो बिजनेस है, उनकी जो मार्केट कैपिटल, उनकी जो पूंजी है, वो कितना प्रॉफिट कमा दे रही है, उसके आधार पर उनको कैटेगराइज किया जाता है, वो बांटा जाता है नवरत्न कंपनियों में, महारत्न कंपनियों में, नवरत्न कंपनियों में और मिनी रत्न कंपनियों में। जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपने सुना होगा, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL। इनके बारे में आपने सुना होगा। ये सभी नवरत्न कंपनियों के अंडर में आते हैं। इन कंपनियों की जो पहचान है वर्ल्ड लेवल पे होती है और इनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि इनको पूरी छूट दी गई है, पूरी तरह से इनको आज़ादी दी गई है ताकि वे अपने विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बना सके और भारत का अर्थव्यवस्था वर्ल्ड लेवल पे आगे बढ़ सके। ऐसी कुल 23 कंपनियां हैं जिनमें से 7 कंपनियों को महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। जो मैंने बताया महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनियां, ये कुल मिला के 23 कंपनियां जिनमें से 7 कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 7 कंपनी ऐसी जिनको हम महारत्न कंपनी के नाम से जानते हैं। दूसरे चरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य 7 से 8% वृद्धि दर से निरंतर समान एवं रोजगार सृजनकारी दिशा में विकास तथा देश से गरीबी का उन्मूलन करना है, ताकि देश का विकास हो सके और देश से गरीबी को ख़त्म किया जा सके। यानी जो ये नई आर्थिक नीतियाँ जो लागू की गई थी, इसका जो दूसरा चरण जो शुरू हुआ था, यानी सेकंड स्टेज जो शुरू की गई थी, उसका प्रमुख लक्ष्य था 7 से 8% की वृद्धि दर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दूसरे स्टेज की जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम थे वे शुरू किए गए थे। तो ये हमारी नई आर्थिक नीति का टॉपिक था जो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम भारतीय वित्त व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बैंकिंग क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो आपको कैसा लगा है उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। और साथ के साथ अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया है, तो जो मेरी ये जो वीडियो है इसको आप लाइक कर दीजिए। और साथ के साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जो आपके रिलेशन में जो भी बच्चे हैं जो लुसेंट जी के बुक से भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से लुसेंट जी के बुक का ये टॉपिक समझ में आ सके, उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और अच्छे से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।